नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज ये क्लास जो है आपकी एमसीक्यू से संबंधित मेरे ख्याल से 7वीं क्लास होने वाली है। इसके पहले एमसीक्यू से संबंधित 6 क्लासेस हो चुकी हैं। एमसीक्यू का जो अपना पैटर्न रहा है वो पुराना जो पैटर्न था, जैसे हमने 6 क्लासेस की हैं उसी प्रकार से इस क्लास को भी करेंगे कि हमारा जो लेक्चर सीरीज में जो पोर्शन छूट गया है उससे संबंधित एमसीक्यू यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक एमसीक्यू का डिस्कशन किया जाएगा डिटेल में, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकें, फैक्ट्स पहुंच सकें। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं सीधे बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो प्रश्न आता है आपका वो आता है राष्ट्रीय, अच्छा, आज का जो हमारा एमसीक्यू होने वाला है पूरा कंप्लीटली बेस्ड किस पे रहेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, जो आपका यूनिट नंबर 8 है उस पे बेस्ड रहेगा। 8वीं यूनिट पे आधारित है ये। सबसे पहला प्रश्न है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस चीज़ की सिफारिश करती है? बहुभाषिता, मल्टीलिंग्विज्म, एक भाषावाद, मोनोलिंग्विलिज्म, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, अथवा फोर्थ ऑप्शन आता है आपका मूल्यांकन का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट। अगेन आपको प्रक्रिया वही रखनी है, जैसे ही आपके सामने प्रश्न आएगा, क्वेश्चन को क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, प्रश्न को पढ़ना है, अपना उत्तर टिक करना है, तत्पश्चात क्या किया जाएगा, उत्तर का आपसे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, बहुभाषिता। दूसरा ऑप्शन दिया एक भाषावाद, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पाठ्यक्रम का मानकीकरण, यहाँ पे किसी भी चीज का मानकी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया है, किसी भी चीज का स्टैंडर्डाइजेशन अथवा मानकीकरण अथवा इस प्रकार की चीजें नहीं अपनाई गई हैं। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होने वाला है आपका बहुभाषिता, मल्टीलिंग्विज्म। कैसे, किस किस स्तर पर, तो अब हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, पहली बात तो आपको क्या क्या फैक्ट याद रखना है कि 34 साल बाद आई है। अच्छे से याद रखना है आपको, 34 साल बाद आई है। तो मतलब पिछली वाली कब आई थी? 1986 में। उसके पहले वाली कब आई थी? 1968 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जितने भी बेसिक फैक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, 1968 वाली, 1986 वाली, 1992 की संशोधन वाली, उसके बाद 2020 की एजुकेशन पॉलिसी, इन सब के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की हुई है। हमारा जो हमने 8th यूनिट पढ़ा था, वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम में। ठीक है, तो की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हो जाते हैं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। जैसे क्या 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 जाता है कि ये आपको पहला फैक्ट अच्छे से रट्टा मान लेना है। ठीक है, रट्टा क्या मान लेना है कि सरकार ने जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब जिसको क्या बोला जाता है, सकल नामांकन दर, सकल नामांकन दर स्कूल लेवल के लिए कितना रखा हुआ है? 2030 तक में 100% का लक्ष्य रखा हुआ है। 2030 तक में 100% का लक्ष्य रखा हुआ है सरकार ने, किसके लिए? स्कूल लेवल पे नामांकन के लिए। अच्छे से याद रखना है आपको। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म। कैसे, कहाँ पे? बोथ स्कूल लेवल पे भी और हायर एजुकेशन उच्च लेवल पे भी। कैसे? उनने पहले छूट दी हुई है, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाएगी, एक भाषा यहाँ से हो गई। दूसरा, 5वीं कक्षा के बाद जो शिक्षा है वो कैसे प्रदान की जाएगी, किस भाषा में? तो उस भाषा में प्रदान की जाएगी जिसमें बच्चा चाहेगा। मतलब यहां से क्या हो जाता है, मल्टी, यहां से क्या हो जाता है, कायदे से आपका त्रिभाषा सूत्र निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है आपका? त्रिभाषा सूत्र निकल करके आ जाता है। अब नाम ही त्रिभाषा है, मतलब मल्टीलिंगुअल हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्लासरूम्स दैट इज मल्टी कल्चरल एजुकेशन यूजेस वेरियस स्ट्रेटजीज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न देयर नेटिव लैंग्वेजेस, मतलब स्थानीय भाषाओं को सिखाया जाएगा। इसके अलावा एनईपी 2020 रिकमेंड्स रेगुलर फॉर्मेटिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकसेस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स मल्टीलैंग्वेज। तो यहाँ से हमारी क्या बात सिद्ध होती है कि वहां पे बहुभाषावाद की बात सिद्ध की गई है। बहुभाषावाद के आधार पर पूरा क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? मूल्यांकन के लिए इनमें से किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया? पहला, रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट किया जाएगा, मतलब छात्रों का कंपेरिजन करके बताया जाएगा। दूसरा, वर्ष भर के दौरान पेपर और पेंसिल टेस्ट में छात्रों को प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस आई, ठीक है, उनकी जो लिखित परफॉर्मेंस आई है उसको दिया जाएगा। इसके अलावा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। और चौथा आता है योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड, मतलब कि समेटिव यूनिडायमेंशनल। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड की चर्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के लिए की गई है? मेरे ख्याल से आप सभी ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। कौन सा? 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड की यहाँ पे चर्चा की गई है। क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा।
जो 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड है उसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणा डोमेन को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। मतलब अभी तक जो रिपोर्ट कार्ड आपके घर में आता है बच्चों का, उसमें सिर्फ क्या किया जाता है, बौद्धिक कौशल का मापन किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जितने भी उसकी क्षमताएं हैं उसका मापन नहीं किया जाता, चाहे भावनात्मक हो, चाहे मनोप्रेरणात्मक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, इनका मापन नहीं किया जाता, तो उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें शिक्षक मूल्यांकन के साथ साथ स्व मूल्यांकन और सहकर्मी का मूल्यांकन, टीचर का मूल्यांकन तो रहेगा ही, स्व मूल्यांकन भी रहेगा बच्चे का अपना स्वयं का, सहकर्मियों का मूल्यांकन रहेगा, परियोजना आधारित मूल्यांकन रहेगा, पूछताछ आधारित शिक्षा रहेगी, प्रश्नोत्तरी भूमिका रहेगी। इस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल मूल्यांकन क्या है, किया जाएगा। ये जो मल्टी डायमेंशनल मूल्यांकन है इसी को क्या बोला जाएगा, 360 डिग्री मूल्यांकन बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि प्राथमिक कक्षाओं मतलब कक्षा 1 से लेकर के 5 तक में एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल होगा। कक्षा 1 से 5 तक में जब आप बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे तो निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा चरण शामिल हो जाएगा। कौन कौन सा आता है ऑप्शन आपके पास, 3 ऑप्शन दिया आपके पास, प्रिपरेटरी, मिडिल और फाउंडेशन। इन तीनों में से कौन सा चरण शामिल होगा कक्षा 1 से 5 के लिए। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक प्रिपरेटरी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, सिर्फ बी मिडिल। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है वो ए और सी मतलब प्रिपरेटरी और फाउंडेशन। और चौथा ऑप्शन क्या था, बी एंड सी मतलब मिडिल और फाउंडेशन। क्या सही होगा बताइए आप। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका, प्रिपरेटरी और फाउंडेशन स्टेज। कौन सा, प्रिपरेटरी मतलब कि ये स्टेज और फाउंडेशन स्टेज, इन दोनों को मिलाकर के जो फाउंडेशन स्टेज होती है उसमें क्या है, कक्षा 2 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है, कक्षा 2 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। और जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है उसमें कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ हमने 5 तक की बात करनी थी। ठीक है, अब आते हैं इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान है स्कूली शिक्षा के लेकर के। तो नई शिक्षा नीति में जो हमारा एजुकेशन मॉडल रहेगा वो क्या रहेगा, 5+3+3+4 रहेगा। अच्छे से याद रखना है आपको, 5+3+3+4 का मॉडल रहेगा, डिजाइन रहेगा, जिसमें 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जो आयु वाले रहेंगे उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। 5 वर्ष तक की जो फाउंडेशन स्टेज रहेगी उसमें स्टेज 3 तक का बात की जाएगी, प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल और कक्षा 2 तक की बात की जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो कक्षा 5 तक रहेगा, उम्र उम्र जब बच्चे क्या रहेगी, 5 वर्ष रहेगी, तब बच्चा किस कक्षा में रहेगा, दूसरी कक्षा पास कर चुका होगा। बच्चे की उम्र जब 5 वर्ष होगी तब वो दूसरी कक्षा पास कर चुका होगा। ठीक है, बच्चे की उम्र जब क्या हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी, तब वो कक्षा 5 को पास कर चुका होगा। 3 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज है, 3, 4 और 5। तो ये जो कक्षा 5 वर्ष तक की आयु हो चुकी थी, अब 5 वर्ष में 3 साल और जोड़ दीजिए तो कितनी हो जाएगी आयु, 8 साल हो जाएगी। तो कक्षा 5 तक में वो क्या है, कक्षा 2 तक की बात पढ़ाई कर चुका था, अब 3 साल और जोड़ लीजिए तो कक्षा 8 तक की पढ़ाई हो जाए, कक्षा 5 तक की पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, 3 वर्ष का मध्य आता है जिसमें क्या हो जाएगा, कक्षा 8 तक की पढ़ाई हो जाएगी। और 4 वर्ष का उच्च आता है जिसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई हो जाएगी। ये व्यवस्था बनाई गई है 5+3+3+4 के तहत स्कूली शिक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनईपी 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, जो वयस्कों को शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, जो वयस्क, वयस्क मतलब यहाँ पे हम वयस्क का अर्थ क्या निकालेंगे, जो आपके लगभग 30-35 वर्ष के ऊपर के लोग रहते हैं उनका अर्थ निकालेंगे। उनको जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो प्रौढ़ शिक्षा के रूप में आती है। पॉइंट ये है, प्रश्न ये है आपका कि उनके लिए जो पाठ्यक्रम है वो कौन बनाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। एमएचआरडी जिसको आप आज की तारीख में शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, एनसीईआरटी, एनसीटी हमने पढ़ा हुआ, एनसीटी के बारे में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसके अलावा एनआईईपीए। क्या सही उत्तर है आपका इसमें, एनसीईआरटी। सही उत्तर क्या होगा, एनसीईआरटी को दायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी बाय रिप्लेसिंग। ठीक है, मतलब जो नई शिक्षा नीति है वो कितने वर्ष बाद लाई गई है, इसको हमने पीछे डिस्कस कर लिया अपने डिस्कशन में, क्वेश्चन में नहीं, डिस्कशन में हमने कवर कर लिया था। कितने वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद। 34 ईयर ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कब आई थी, 1986 में आई थी। उसके पहले इसमें संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसके पहले कब आई थी, 1968 में आई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, राजीव गांधी। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, नरसिम्हा राव। ठीक है, इतना सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड वाज लॉन्च्ड ऑन व्हिच डेट। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को किस तारीख को लॉन्च किया गया था, किस तारीख को उसको प्रारंभ किया गया, किस तारीख का उसका अनावरण किया गया। पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 2020, दूसरा है 29 जुलाई, तीसरा 29 अगस्त, चौथा 19 जुलाई।
सही आंसर मेरे ख्याल से आपको पता होगा, क्या हो जाता है आपका 29 जुलाई 2020। सही आंसर क्या है, 29 जुलाई 2020 को उसको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कोरोना के टाइम पीरियड में। फिर आता है द गवर्नमेंट इज टारगेट 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीईआर। जीईआर 100% टारगेट किया गया सरकार के द्वारा, सकल नामांकन दर 100% हो जाएगी किस वर्ष तक में। हमने पीछे डिस्कशन किया एक में, पहला क्वेश्चन जो था उसके डिस्कशन में हमने इसका आंसर पढ़ लिया था। क्या था कि 2030 तक में, कब तक में, 2030 तक में क्या किया जाएगा, जीईआर क्या कर दिया जाएगा, 100% कर दिया जाएगा। सकल नामांकन दर स्कूली शिक्षा में, उच्च शिक्षा में नहीं, स्कूली शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट आता है छात्रों को कोडिंग करने की अनुमति दी जाएगी। छात्रों को कोडिंग सिखाई जाएगी किस कक्षा से, छात्रों को कोडिंग सिखाया जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम सिखाया जाएगा किस कक्षा से, 5, 6, 7, 8, 3, जो भी ऑप्शन बना लो आप, 5, 8, 6, 3। क्या सही आंसर होगा आपका, कक्षा 6 से। कब से, कक्षा 6 से उनको क्या किया जाएगा, कोडिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, फिर आता है व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन स्कूली बच्चों को किस कक्षा से सिखाया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाएगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो भी कक्षा 6 से ही क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। कब से, कक्षा 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी तक हमने जीईआर के 2 क्वेश्चन लगा लिए, तो आपको जीईआर का फुल फॉर्म पता चल गया होगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अच्छे से ध्यान देकर के ऐसे प्रश्न पढ़ना है। हमको लगता है कि हमने सही लगाया, लेकिन कई बार गलत हो जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को, जिनके ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते हैं, एक ही तरीके के देखते हैं, ऐसे ऑप्शन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट आता है परख। परख क्या होता है, देखो अभी परख वगैरह के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है जब हमने लेक्चर सीरीज की थी अपनी। ठीक है, जब हमने लेक्चर सीरीज की थी 8वीं यूनिट की, जिसमें हमने एनईपी को पढ़ा था, उसमें हमने परख वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है। अभी यहाँ से आपसे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, परख का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, परख का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या हो जाता है आपका, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अच्छे से याद रखना है आपको, क्या क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस। ठीक है, किसका, नॉलेज का, और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ये परख का फुल फॉर्म है, आपको अच्छे से याद रखना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ा सकेंगे। तय किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन किस कक्षा तक, यह भी तय किया गया है। ठीक है, तो ये काम कब तक किया जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज तक किया जाएगा। कब तक किया जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज तक किया जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रिपरेटरी स्टेज कब तक होती है, प्रिपरेटरी स्टेज किस कक्षा तक होती है। हमने पीछे देखा फाउंडेशन स्टेज, हमने पीछे डिस्कस किया अभी किसी क्वेश्चन में, फाउंडेशन स्टेज कहाँ तक हुई, कक्षा 2 तक, और प्रिपरेटरी स्टेज कहाँ तक होती है, कक्षा 5 तक। तो मातृभाषा में शिक्षा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा कहाँ तक प्रदान की जाएगी आपको, कक्षा 5 तक प्रदान की जाएगी। कहाँ तक प्रदान की जाएगी, कक्षा 5 तक प्रदान की जाएगी, श्रेणी 5 तक। अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है किस वर्ष तक में शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रहा है। मतलब सरकार ने घोषणा की है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, क्या किया जाएगा, 4 वर्ष, जो अभी डिग्री अभी जो बीएड प्रोग्राम 2 वर्ष का होता है, उसको कितना कर दिया जाएगा, फुल फ्लेज डिग्री प्रोग्राम बनाया जाएगा, 4 वर्ष का बनाया जाएगा, एकीकृत बनाया जाएगा। कब तक में, 2025, 2030, 2021, 2028। 2021 तो अब निकल भी गया है, 2028। ठीक है, तो इसको कब तक बनाने का वो प्रावधान किया गया है, 2030 तक में। कब तक में प्रावधान किया गया है, 2030 तक में इसको क्या किया जाएगा, बीएड का 2 वर्षीय डिप्लोमा समाप्त करके 4 वर्षीय फुल फ्लेज डिग्री प्रोग्राम चालू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा, सीधा सा प्रश्न ये है आपका, स्कूली शिक्षा के लिए। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा, एमएचआरडी, आईआईटीएस, एससीईआरटी, एनसीईआरटी। बहुत आसान प्रश्न है, कौन तैयार करेगा, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीटेशन में आ गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक चरणों में विभाजित किया गया है। जो हमारा एनईपी 2020 है उसके तहत स्कूली शिक्षा प्रोग्राम जो है उसको किन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 5+3+3+4 के आपके नाम पूछे जा रहे हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये आपसे यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपका क्या हो जाता है, सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज आता है, फिर प्रिपरेटरी स्टेज आपका आ जाता है, इसके बाद क्या आता है, मिडिल स्टेज आता है, और इसके बाद क्या आता है आपका सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इन चारों स्टेज का आपको आंसर क्या है इसमें ढूंढ लेना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, बी है। बी में क्या आ जाता है आपका, सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज, डी हमने देखा फाउंडेशन स्टेज, फिर क्या आ जाता है आपका प्रारंभिक चरण प्रिपरेटरी स्टेज, फिर क्या आ जाता है आपका मिडिल स्टेज मध्य चरण, और फिर क्या आ जाता है आपका सेकेंडरी स्टेज माध्यमिक चरण। ठीक है, तो प्राथमिक चरण जैसी कोई चीज नहीं होती, प्रारंभिक चरण जरूर होता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे क्या कर दिया गया, अभी वर्तमान में 10+2 चल रहा था, उसको सब समाप्त करके 5+3+3+4 कर दिया गया। उसके हमने यहाँ पे नाम देख लिए, इन सब के बारे में हमने पीछे चर्चा कर ली है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पीछे चर्चा कर ली है। जो फाउंडेशन स्टेज में जो कक्षा 2 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी, कहाँ पर प्रदान की जाएगी, आंगनबाड़ी स्कूल में। उसको भी अब क्या किया जाएगा, उसके लिए बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी। क्या खोली जाएंगी, उसके लिए बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी। ठीक है, फिर मध्य चरण आता है, फिर माध्यमिक चरण आता है, इसके बारे में चर्चा कर ली। और पहली नीति आपकी 1968 में आई थी, दूसरी नीति 1986 में आई थी। ये अभी जो 2020 वाली स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, जो 2020 का शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था, किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, के कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। एनईपी 2020 जो है उसमें 100% सकल नामांकन दर की बात की गई है, हमने पीछे इसके बारे में चर्चा कर ली है। अब आते हैं 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन किस वर्ष किया गया था। पीछे मैंने कई बार डिस्कस कर लिया आपसे, ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा। मैंने कई बार आपसे चर्चा कर ली इसके बारे में पीछे ही, अभी आज ही, है ना। तो 1992 में कब किया गया, उसमें 1992 में संशोधन किया गया था, आपको अच्छे से याद रखना है। एनईपी 1986 में संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। फिर आता है टीएसआर सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है। टीएसआर सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है, 1968, 1986, 1992, 2020, किस वाली शिक्षा नीति से है, बताइए आप लोग आंसर। इसका संबंध किससे है, नई शिक्षा नीति 2020 से है। कैसे, देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, मई 2016 में टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। देखो क्या होता है, कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई, लेकिन कस्तूरी रंगन समिति भी किसी एक समिति की अनुशंसा पर बनाई गई थी। वो जो किसी एक समिति थी, वो क्या नाम था उसका, टीएसआर सुब्रमण्यम समिति। तो सरकार ने पहले एक टीएसआर सुब्रमण्यम समिति बनाई, किस उद्देश्य से, नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति बनाने के उद्देश्य से। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए, विकास के लिए एक समिति होनी चाहिए। उस समिति का गठन कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम क्या था, टीएसआर सुब्रमण्यम। तो ये जो मई 2016 में समिति बनाई गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी, 2016 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उसने उसको बनाया कब गया था, 2015 में बनाया गया था। ठीक है, टीएसआर सुब्रमण्यम समिति कब बनाया गया, 2015 में बनाया गया। रिपोर्ट कब सबमिट करी उन्हें, 2016 में सबमिट करी, मई 2016 में। और इस टीएसआर सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट के आधार पे 2017 में क्या कर दिया गया, के कस्तूरी रंगन समिति गठन किया गया। कब, 2017 में के कस्तूरी रंगन समिति गठन किया गया। के कस्तूरी रंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी, 2019 में सबमिट करी। और के कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट अथवा मसौदे के आधार पर सरकार ने 2020 में, जुलाई 2020 में क्या किया, नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। पूरी आपको लाइन समझ में आई, पूरी चेन समझ में आई आपको, क्या हुआ देखो एक बार फिर से। 2015 में क्या किया गया, टीएसआर सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया। टीएसआर सुब्रमण्यम समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। 2016 की सबमिट रिपोर्ट के आधार पे 2017 में क्या किया गया, के कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया। के कस्तूरी रंगन समिति ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। इस 2019 की रिपोर्ट अथवा कच्चा मसौदा के आधार पे सरकार ने क्या कर दिया, 2020 में नई शिक्षा नीति लागू करी। समझ में आया आपको पूरी कहानी क्या चली। ठीक है, अब आता है कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब किया गया, बात तो क्लियर हो गई ना। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, यहाँ पर इस पेज में मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। तो ये प्रश्न आपके लिए क्या हो गया, अब लॉलीपॉप हो गया। जैसे क्या आता है, कब उसका गठन किया गया, तो आपका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, जून 2017 में गठन किया गया। कब, जून 2017 में गठन किया गया। ठीक है, क्या होता है इसमें, कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, किसके अध्यक्षता में, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी।
जून 2017 में उनका गठन किया गया और 31 मई 2019 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी, मतलब एग्जैक्टली 2 साल में, एग्जैक्टली 2 साल में उन्होंने क्या कर दिया, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। किसको सबमिट करी? एमएचआरडी को, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उस समय यही मंत्रालय होता था। जून 2017 में उसको गठित किया गया था। किन किन आधारों पे उसने काम किया, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। शब्द दे सकते हैं, इनमें कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था? एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ इन्हीं 5 फैक्टर्स के आधार पर नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जाना था। कौन कौन से? एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस किस चीज का? सुविधाओं का। एक्सेस किस चीज का? शिक्षण सुविधाओं का। इक्वालिटी, लोगों के बीच में। क्वालिटी, गुणवत्ता। अफोर्डेबिलिटी, वहनीयता, सभी लोग उसका ले पाएं। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व। ठीक है, तो इतने सारे क्या थे आपके प्रश्न थे किससे संबंधित? नई शिक्षा नीति से संबंधित। मेरे ख्याल से आपको बहुत काफी कुछ बातें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। और भी कुछ प्रश्न रहेंगे, उनको हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अलग अलग यूनिट संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अभी आपकी क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद।